हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ANTS PT6। मेरा नाम है अवनीश वर्मा और आज हम देखने जा रहे हैं ज़ूलॉजी क्वेश्चंस के डिस्कशंस को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन 136 कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब प्यूबर्टी आ जाती है तो गोनाडोट्रोपिन GnRH हार्मोन जो होता है वो रिलीज हो जाता है और उसकी वजह से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH। गोनाडोट्रोपिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन पे एक्ट करता है, ना कि पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से जो हार्मोन रिलीज होगा वहां पर ऑक्सीटोसिन होता है और वैसोप्रेसिन होता है। एंटीरियर जो पोस्टीरियर ग्लैंड होता है वहां से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन, ये LH और FSH। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं एंटीरियर से रिलीज होता है, ना कि पोस्टीरियर से। इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा और मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा 136 में स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। यहां 136 का ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन 137 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑप्शन ए कह रहा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो एंट्री ऑफ स्पर्म को कैसे रोकता है? सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा, तो उसकी थिकनेस की वजह से स्पर्म की जो एंट्री होगी वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाएगी, स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, वो करेक्ट है। प्रिवेंट ओवुलेशन भी ओवुलेशन को रोक देगा, फर्टिलाइजेशन रोक देगा, ठीक है, अपने आप में ये सही बात है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस IUD की बात कर रहा है, वो फैगोसाइटोसिस स्पर्म की इंक्रीज करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, सप्रेस करेगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करेगा, वो ठीक है। वासेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा 137 का वो सी जाएगा। अच्छा, वासेक्टोमी होता है, वासेक्टोमी क्या होता है? वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वास डिफरेंस। सर्जिकल अगर हमने किसी तरीके से जो वास डिफरेंस को कट कर दिया, छोटा सा नैरो पोर्शन हमने कट कर दिया, तो उससे हम क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टरलिटी की तरफ होता है कि हमने मेल को जो है स्टराइल कर दिया है। अब मेल जो है वो अपने सीमेन को, अपने स्पर्म को मेल से फीमेल तक ट्रांसफर नहीं होगा और उसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन को हम रोक देते हैं। ये काम करके किसी भी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस रुकता नहीं है। अगर वासेक्टोमी करके वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए तो उसके बाद भी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है और अंदर अंदर फैगोसाइटोसिस ही होता रहेगा, उसका सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो 137 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, वो भी अपने आप में सही है। क्वेश्चन 138 असर्शन कह रहा है ग्रेटर BOD ऑफ वेस्ट वाटर इंडिकेट्स लोअर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो BOD जितना ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि अगर एक वाटर के अंदर अगर आपका BOD बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, 1 लीटर पानी में जितनी भी ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, जो गंदगी होती है, उसको कंज्यूम करने के लिए माइक्रोब्स जितने ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, उसको खाकर ख़त्म करने के लिए जितना ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं उसी चीज़ को BOD बोलते हैं। सीधी सी बात है कि अगर पानी बहुत गंदा होगा तो उसका जो माइक्रोब्स होगा वो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेगा, मतलब उसका BOD ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो वाटर उतना ही पोल्यूटेंट है, बहुत ज़्यादा गंदगी वो है उस पानी के अंदर। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर BOD ऑफ वेस्ट वाटर इंडिकेट लोअर पोटेंशियल, वो लोअर पोल्यूटिंग पोटेंशियल, वो गलत है, हाई होगा। तो असर्शन मेरा जो है वो स्टेटमेंट ही अपने आप में रॉन्ग है। रीजन कह रहा है BOD इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वही जो मैंने बात करी वो सही है। तो ऑप्शन बनेगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 138 करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 139 देखेंगे। इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो ब्लीडिंग से रेफरेंस ले रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे डिले कर सकते हैं। यहाँ डिफर्ड का मतलब डिले हो रहा। तो अगर मुझे किसी भी इवेंट को, मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग का इवेंट है, अगर उसको डिले करना है, देर से मेंस्ट्रुएशन आनी है, तो उसके लिए एक एज अ डॉक्टर, सपोज करो एक डॉक्टर है, वो अगर उसके पास किसी प्रकार से जो है एक महिला आती है, उसने बोला कि मुझे जो है किसी इवेंट को, किसी फंक्शन को ज्वाइन करना है और वहां पर वो चाहती थोड़ा बहुत जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिले हो जाए उसका, तो एज अ डॉक्टर उसको क्या रिकमेंडेशन किया जाएगा? उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा और FSH को, जिससे कि नया जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता है। और साथ के साथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड होने से, ब्रेक होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारा ऑप्शन जो है 139 का ऑप्शन सी जाएगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्रेगनेंसी मेंटेन भी हो जाती है, इसीलिए तो प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो वही चीज़ है, 139 का ऑप्शन सी जाएगा हमारे पास।
क्वेश्चन 140 देखेंगे। अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। तो किसी पर्सन को अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हार्ट अटैक आता कब है? जब हमारे किसी भी जो कोरोनरी आर्टरी उसके अंदर किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए, क्लस्टर बन जाए। तो अब क्लस्टर क्या हो सकता है? कोई ना कोई यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो सकता है, फाइबर का डिपोजिशन हो सकता है, तो उससे क्लॉट फॉर्मेशन होगा। और जब ब्लड सेल्स वहाँ पर क्लॉट हो जाते हैं तो उससे कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो ब्लॉक हो जाएंगी, और ब्लॉक हो जाने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा हमारे हार्ट के मसल्स को, तो कहीं ना कहीं मसल्स की डेडनिंग होगी, और कार्डियक मसल डेड हो जाए तो उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? जो कोरोनरी आर्टरी है उसके ब्लॉकेज को साफ करना है, क्लॉट को बर्स्ट करना है। तो क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए मुझे ये एंजाइम चाहिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो एक्ट करता है एज अ क्लॉट बस्टर। ये क्लॉट को बर्स्ट कर देगा, और इससे क्या होगा कि क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, तो जो कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी, और वहां से ब्लड फिर पास होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो पेनिसिलिन है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है, इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें ये साइक्लोस्पोरिन ए जो ड्रग है वो पर्सन को दी जाती है, जिससे कि वो अपने लाइफ टाइम ये ड्रग खाएगा, और उससे उसकी इम्यून सिस्टम जो होगी वो ऑर्गन को या टिश्यूज को रिजेक्शन नहीं करेंगे। और स्टैटिन की बात करते हैं तो स्टैटिन जो होता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने वाला जो एंजाइम होता है उसके साथ स्टैटिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग कर देगा, और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। तो ये स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट हो गया। लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन 140 उसका करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन 141 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग description correctly defines the placenta in human reproduction? It is the cord-like structure that connects the developing fetus to the uterine wall. ये ऑप्शन ए जो कह रहा है ना स्टेटमेंट, ये बात कर रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये तो बना नहीं। ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड की जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये जो है कनेक्ट करता है फीटस को यूटराइन वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो वो ये कॉर्ड उसके प्लेसेंटा की बात नहीं कर रहा है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म्ड बाय द इंटरडिजिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड यूटराइन टिश्यू बिटवीन द फीटस एंड मैटरनल बॉडी। अच्छा, फीटस के पास जो सेल्स होती हैं उनमें से सेल्स में से क्या होता है? कोरियोनिक विलाई बनता है। जब वो फीटस एक्चुअल जो एम्ब्रियो होता है जब वो इम्प्लांट हो जाता है तो उसके इम्प्लांटेशन के टाइम पर हमारे पास जो है इंटरडिजिटेशन होती है एम्ब्रियोनल टिश्यूज की और मैटरनल टिश्यूज की। एम्ब्रियो की जो टिश्यूज होती हैं और मैटरनल टिश्यूज मतलब कि मैटरनल टिश्यू मतलब यूटराइन वॉल, यूट्रस की वॉल, और बच्चे के जो सेल्स होते हैं वो आपस में इंटरडिजिटेट कर जाते हैं, और इस तरीके के स्ट्रक्चर से ही गोल सा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्लेसेंटा बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो जा रहा है ना वो बी जा रहा है। 141 का ऑप्शन करेक्ट बी जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सी कह रहा है इट इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस लेयर सराउंडिंग द फीटस दैट होल्ड्स एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड को होल्ड करने वाला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उसको सराउंड करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ऑप्शन सी, वो बात कर रहा है एमनियोटिक मेम्ब्रेन की, एमनियोटिक मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। बच्चे के चारों तरफ ये पाया जाता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और डी कह रहा है इट इज अ वेस्टिजियल सैक लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन। बच्चे का जो अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है वो एक वेस्टिजियल सैक लाइक स्ट्रक्चर से होता है, अभी वेस्टिजियल हो चुका है, उसको बोलते हैं योक सैक। तो ये जो ऑप्शन डी कह रहा है ये बात कर रहा है योक सैक की। और योक सैक एक टाइम ये जो है ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करता है, हिमेटोपोइसिस क्लियर। तो ये जो है हिमेटोपोइसिस कर देगा ऑप्शन डी। खैर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 141 का बी बनेगा। क्वेश्चन 142 असर्शन कह रहा है एमनियोसेंटेसिस यूज होता है टेस्ट करने के लिए किसका टेस्ट? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया इन द फीटस। बच्चे में किसी प्रकार के डिसऑर्डर है तो उसके टेस्ट के लिए एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस कैसे करते हैं? वो जो मदर के यूट्रस के अंदर एक इंजेक्शन डालते हैं बड़ी सी, और उसके अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग कलेक्ट करते हैं जिसमें फीटल सेल्स भी होते हैं, बच्चे के सेल्स होते हैं। उसका हम लोग लैब में जो है एनालाइज करते हैं सेल्स को, और उसके अंदर किसी प्रकार की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं या मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो हम उस चीज को पहचानते हैं, फिगर आउट करते हैं। तो ये असर्शन ट्रू है। द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स फीटल सेल्स व्हिच कैन बी कल्चर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर क्रोमोसोमल पैटर्न्स और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज। तो रीजन भी इसको रीजन स्टेटमेंट सही है और इसको जो है एक्सप्लेन कर भी रहा है। तो हमारा जो 142 का करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए।
143 which of the following is correctly match for the product produced by them? एसिटोबैक्टर एसिटाई ये प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, ना कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से आता है बेसिकली, और एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये एसिटिक एसिड देता है, ये प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे मीथेन गैस। और सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई ईस्ट है और ईस्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, तो यहाँ पर ये करेक्ट मैच बन रहा है। पेनिसिलियम नोटेटम जो है एसिटिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा, पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक बनाता है, ठीक है। तो मेरे पास जो करेक्ट बन रहा है 143 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 144, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनकरेक्ट बताना है हमें। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर इफेक्टिव अप टू 72 आवर्स ऑफ कॉइटस, तो ये अपने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्किन इम्प्लांट, मतलब ये इम्प्लांट्स की बात कर रहा है, इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर। तो इम्प्लांट्स का जो इफेक्टिविटी होता है वो ओसीपी से ज़्यादा होता है। यहाँ पिल्स की बात किया है तो इम्प्लांट स्किन में जाता है, और पिल्स ओसीपी जो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो हम लोग ओरली इनटेक कर रहे हैं। अब जो एक पर्सन जो है वो ओसीपी जो भी फीमेल ओसीपी इनटेक कर रही होगी तो उसके बॉडी के अंदर जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो इम्प्लांट का ये बिल्कुल सिमिलर होता है। इम्प्लांट्स और पिल्स दोनों के अंदर हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर जो मोड ऑफ एक्शन है वो हार्मोनल है। वो कैसा है? हार्मोनल, ठीक है। दोनों के अंदर ही हार्मोनल एक्शन होगा, जैसे हार्मोन्स वो एस्ट्रोजन का हो सकता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये कंबाइन हार्मोन होते हैं, दोनों के अंदर पाया जाएगा, तो मोड ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। हार्मोन्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं? ओवुलेशन को सप्रेस कर लेते हैं, ये बात सही है। डायफ्राम इज एन एग्जांपल ऑफ अ फीमेल कॉन्डम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट STI। तो इनकरेक्ट जो पूछ रहा है ना, ऑप्शन सी बनेगा मेरे पास इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर डायाफ्राम जो है वो कभी भी STI को रोक नहीं सकता। डायाफ्राम, कैप, वॉल्ट, ये तीन चीजें STI नहीं रोक सकता। STI को सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम्स रोक सकते हैं, कॉन्डम से वो रोक पाएगा और बाकी नहीं रोक पाएगा। डी कह रहा है स्पर्मिसाइडल क्रीम फॉर्म्स इंक्रीजेस द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैरियर मेथड्स। बात सही है। डायाफ्राम्स, वॉल्ट, कैप, इन सब चीज़ों में अगर हम स्पर्मिसाइडल क्रीम फॉर्म्स जेलीज का अप्लाई करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी जो इंक्रीज होगी। तो खैर इनकरेक्ट के हिसाब से 144 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 145 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताएंगे। एससीजी सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन। जैसे ही एक एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर होती है वहां की सारी सेल्स रिलीज करना स्टार्ट करते हैं एचसीजी नाम का हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन होता है ये कॉर्पस लुटियम को जो है वो LH की तरह सिमिलर होता है और कॉर्पस लुटियम को जो है जिंदा बनाए रखता है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं जो कॉर्पस लुटियम है वो फिर वापस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देगा। फिर उसके बाद ये सारा जो मशीनरी है वो टेक ओवर हो जाता है, प्रोसेस जो होता है वो टेक ओवर हो जाता है प्लेसेंटा के ऊपर। तो एससीजी ये जो बात कह रहा है स्टेटमेंट ये करेक्ट है। फॉलोइंग लेवल्स ऑफ LH कॉज डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम इन अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो जैसे ही LH हार्मोन जो सप्रेस हो जाएगा, काफी ज्यादा अगर उसका लेवल कम हो जाए LH हार्मोन का, तो कॉर्पस लुटियम जिंदा नहीं रह पाता, वो डीजेनरेट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर आएगा 145 का ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 146 फाइंड द इनकरेक्ट बताना है। द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस टाइम पर सारे ही हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन है जिनकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो शेड होने से बचती है। लेकिन अगर वो हार्मोन कम हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है 146 का ऑप्शन ए हमें इनकरेक्ट बताना है, तो यहाँ पर ये तो फिलहाल तो सही है। बी कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट्स। तो कॉर्पस लुटियम ही अपने अंदर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। LH हार्मोन का जो लेवल होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो जैसे ही गिरेगा कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाएगा। उसके डीजेनरेट होने से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल भी नहीं मेंटेन हो पाएगा और अल्टीमेटली वो जो है एंडोमेट्रियम वो डीजेनरेट हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो जैसे ही एंडोमेट्रियम जो होगा वो शेड करेगा तो उसी को हम ब्लीडिंग कह देते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बी भी सही है। सी कह रहा है सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन बट सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन स्पर्म एंटर्स द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला गया है, वहां जाने के बाद अगर उसको स्पर्म मिल गया तो उसका जो अरेस्टेड डिवीजन है वो तब जाकर कंटिन्यू हो पाएगा और वो सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके ओवम बनेगा। फिर स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूजन फर्टिलाइजेशन करके ज़ाइगोट बन जाएगा। अदरवाइज अगर स्पर्म नहीं आया तो ऐसे केस में जो सेकेंडरी oocyte है उसकी फैगोसाइटोसिस
प्रोसेस हो जाएगी, वो डीजेनरेट हो जाएगा और वो अपना कभी डिवीजन कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। तो स्टेटमेंट सी सही है। मायोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल इज हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एंड शोज मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये मायोमेट्रियम के लिए नहीं है, ये बल्कि एंडोमेट्रियम के लिए है। ठीक है, इस हिसाब से मेरा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन रहा है 146 का डी बन जाएगा। तो मायोमेट्रियम जो होता है वो मस्कुलर लेयर होता है, वो इतना ज़्यादा जो है ये ग्लैंडुलर और वैस्कुलर जैसा लेयर नहीं है जहाँ पर ये रेगुलर जो है साइक्लिक चेंज दिखाए। तो रेगुलर साइक्लिक चेंज होती है यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम मस्कुलर होती है, काफ़ी थिक होती है, एंडोमेट्रियम पतली सी होती है और वो हर समय ही मंथली जो है साइक्लिकल चेंजेस में जाता है और वही शेड होता है। तो यहाँ जो बात लिखी हुई है वो बात एंडोमेट्रियम के लिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 146 का करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन 147, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमको करना क्या है, हम लोगों को इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, कितने सारे इनकरेक्ट है जरा देखते हैं। HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। HIV और हेपेटाइटिस बी के वायरस इतने छोटे होते हैं ना, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज में काउंट किया जाता है। तो ये सारे ही मेथड से ट्रांसमिट हो सकता है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। Early symptoms of STI are itching, fluid discharge, slight pain, swelling and in the genital region। तो ये भी सही है। जो अर्ली सिम्टम्स आता है, अगर किसी भी पर्सन को अगर STI हो जाता है तो इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इचीनेस होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस होगा और ये जो है डिस्चार्ज होगा। तो अपने आप में सही है। 3 कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज ऑफन मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चे का सेक्स पता करने के लिए, अर्ली सेक्स पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कई बारी मिसयूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन लगाया गया। एमनियोसेंटेसिस बैन तो नहीं है, वो तो परफॉर्म होता ही है। एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं लेकिन उससे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते, वो बैन है, क्योंकि फिर उसके बाद वो फीमेल फिटिसाइड्स हो रहा था, इस वजह से। STI आर ऑल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीजेस। अच्छा, STI जो होता है उसका कई सारा नाम है। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनरल डिजीजेस VD कह देते हैं, PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कह देते हैं, क्योंकि पेल्विक एरिया में इन्फ्लामेशंस होता है इसलिए PID बोल देते हैं। वेनरल डिजीज क्योंकि इंटरनल ऑर्गन की एक प्रॉब्लम है, जेनिटल ऑर्गन की ये प्रॉब्लम है, तो इसको वेनरल डिजीज भी कह देते हैं। तो और इसलिए ये जो है ये यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट है, तो नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा। 147 का ऑप्शन डी होगा। एक भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है। क्वेश्चन 148, असर्शन कह रहा है द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। एक कोई फीमेल है, अगर वो ओवम बना नहीं सकती, उसका ओवरी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या उसके ओवम्स, उसके एग्स इतने हेल्दी नहीं है कि उसके पास फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी हो, तो लेकिन उसका यूट्रस बहुत अच्छा है, वो अपने बच्चे को एक इन्वायरमेंट दे सकते हैं, एम्ब्रियो को इन्वायरमेंट दे सकते हैं ग्रोथ के लिए, तो वो जो मदर हो, वो जो फीमेल है, उस फीमेल को ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी दूसरे फीमेल से एग ले लो और अपना वो फर्टिलाइजेशन अगर जो आर्टिफिशियली करा दिया जाए, आर्ट के थ्रू असिस्ट करा दिया जाए, तो फिर वो जो है गैमीट को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे फीमेल की गैमीट को लेकर फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को गिफ्ट बोला जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में गैमीट ट्रांसफर करने के बाद फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो जाएगा। ये होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जो कि एक आर्ट के अंदर आता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर। असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन कह रहा है इन गिफ्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है आउटसाइड नहीं, फर्टिलाइजेशन जो होगा। अच्छा, अब गिफ्ट की बात कर रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है गिफ्ट, तो गिफ्ट का मतलब क्या हो गया, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा एंड टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड नहीं है, इनसाइड है। एंड द जाइगोट इज देन ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब। अगर जाइगोट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मेथड का नाम है जिफ्ट। जब जाइगोट ट्रांसफर होता है तो मेथड का नाम जिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए असर्शन हमारा जो यहाँ पर वो असर्शन हमारा जो है वो ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। तो 148 का जो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, वो बन जाएगा असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 149 देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन द लेबोरेटरी। लैब में हमने एग को फर्टिलाइज करवाया, अब उसको मुझे फीमेल के अंदर वापस से जो है इंसर्ट करवाना है। तो फीमेल के अंदर वापस से जो है अगर एग को, मतलब फर्टिलाइज्ड एग को अगर ट्रांसफर करना होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, एग की नंबर ऑफ सेल्स को मॉनिटर किया जाता है। अगर
8 सेल्स तक है, तो अच्छा 8 सेल्स तक हम उसको उसके बाद ही हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहाँ पर एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, 4 ब्लास्टोमियर स्टेज ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही नहीं बनेगा। डी जाइगोट के स्टेज पे भी तुरंत नहीं ट्रांसफर कर सकते कि हमारे पास लैब में हमने जाइगोट बनाया और तुरंत ट्रांसफर कर दिया, वो भी नहीं होगा। प्रोसेस क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जाइगोट लैब में बनाते हैं, उसको हम कल्चर करते हैं, उसका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, उसको 8 से 16 स्टेज तक ले जाकर फिर ट्रांसफर करते हैं फीमेल में। अब उसमें भी एक कंडीशन ये हो जाती है, उसी स्टेज को हम बोलते हैं मॉरुला। इस हिसाब से मेरे पास 149 का ऑप्शन सी बनेगा। अब मैं कंडीशन ये बता रहा था कि मॉरुला स्टेज पे तो हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो अगर उसकी नंबर ऑफ सेल्स सपोज 8 है, 8 नंबर ऑफ सेल्स है, अगर 8 सेल्स है तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो हमने क्या किया, जाइगोट को ट्रांसफर किया, जाइगोट इन जेड, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये हो जाता है जिफ्ट। और अगर मेरे पास वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 16 है, तो उसके लिए हम ट्रांसफर क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि फिर वहां पर वो प्रॉपर्ली इम्प्लांट करेगा। तो 16 से ज्यादा सेल्स, अगर 8 से 16 सेल की स्टेज होगी तो जिफ्ट कर देंगे, 16 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास IUT मेथड है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो फिर जो जाइगोट होगा यानी कि जो ही एम्ब्रायो है उसको हमें ट्रांसफर करना होगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली वहां पर वो इम्प्लांट करेगा फिर। तो 149 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 150, विच इज अ बून फॉर द पेशेंट विथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में उसको कम करना पड़ेगा, और उसको कम करने के लिए हमें स्टैटिन नाम का एक एंजाइम चाहिए। ये मोनास्कस परप्यूरियस जो ईस्ट है वो प्रोड्यूस कर सकता है, स्टैटिन इससे मिलता है, इससे मिलता है स्टैटिन। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये जो है साइक्लोस्पोरिन ए देगा, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, एक ऐसा दवाई है जो इम्यून को सप्रेस कर देता है और ऑर्गन रिजेक्शन से बच जाते हैं लोग। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिलेगा जो क्लॉट को बस्ट करेगा, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। प्रोप आयोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इससे क्या मिलेगा, स्विस चीज मिलेगा, ये स्विस चीज इससे ऑब्टेन होता है। हमारा जो करेक्ट बन रहा है ऑप्शन 150 का ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि हम लोग ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन नाम के एंजाइम की इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं हो पाता, तो अपने आप ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। 150 का ऑप्शन ए। Question 151, Ernst Chain and Howard Florey contribution was establishing the potential of penicillin as an effective antibiotic। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका फुल पोटेंशियल जो निकाला के रखा गया था वो चेन और फ्लोरे ने एस्टैब्लिश किया था कि एंटीबायोटिक कितना अच्छे से और बेहतर तरीके से काम कर सकता है, कितनी वाइड वैरायटी पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइड एरिया पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चेन और फ्लोरे जो है उन्होंने, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन यही था। 151 का ऑप्शन होगा ए। इन्होंने एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का इफेक्टिवनेस बताया था, ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश किया था। 151 का ऑप्शन ए होगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये जो है ये नहीं होगा, ये है विलियम स्मिथ, ठीक है, विलियम स्मिथ ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोकाइनेज को। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये इंसुलिन जो है इली लिली, ठीक है, इली लिली कंपनी थी, उसने किया था। डिस्कवरी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का नाम है, वॉटसन है, ठीक है, वॉटसन क्रिक, वॉटसन किए थे, क्रिक किए थे, फ्रैंकलिन्स किए थे, फ्रैंकलिन्स, रोजलिंड फ्रैंकलिन्स, विल्किंस, तो ये अलग अलग लोगों का नाम है जो मतलब डीएनए सीक्वेंस के ऊपर काम किए थे। तो खैर 151 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 152, स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड्स केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ये पहले महीने हो जाता है, फर्स्ट मंथ पे ही हो जाएगा। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका जो पहला महीना होता है उससे बच्चे का हार्ट बन जाता है और उस हार्ट के साउंड्स को हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। जैसे ही एक बच्चा जब डेवलप हो जाता है तो उसका प्लेसेंटा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, तो फुल्ली डेवलप फीटस बच्चे का जो होता है वो कहीं ना कहीं माँ को इनिशिएट करवाएगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। और कैसे होगा, वहां पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ये फिर आगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा, बच्चे का जो मदर का यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, लेबर पेन इंड्यूस होगा और धीरे धीरे करके बच्चा डायलेशन एक्सपल्शन करके बच्चा बाहर आएगा। ये पार्चुरेशन डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 152 का करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो बन रहा है वो ऑप्शन ए बनेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Question 153, diaphragm and cervical cap are barrier method used to prevent
तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप जो होता है वो प्रिवेंट कर सकता है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ये एक प्रकार का बैरियर है। ठीक, अब यहाँ पर मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 153 का, वो ऑप्शन ए जा रहा है, बैरियर होता है वो कर लेता है। अब डायफ्राम से हम जो है इम्प्लांटेशन नहीं रुकवा पाएंगे, डायरेक्टली नहीं करवा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि स्पर्म नहीं जाएगा तो फिर उससे वो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा एक के साथ और उसका इम्प्लांटेशन रोकेंगे। बट इमीडिएट जो डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट मोड ऑफ एक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मोड ऑफ एक्शन है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से एंट्री कराना वो पॉसिबल नहीं है अगर डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है या कॉन्डम्स है तो इसमें 153 का ऑप्शन ए बनेगा। इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को अगर कोई इमीडिएटली रोक सकता है तो वो है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमीडिएटली रोक सकते हैं। रिलीज ऑफ सीमेन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको इमीडिएटली कौन रोक सकता है? कॉन्डम रोक सकता है, मेल और फीमेल कॉन्डम्स है वो रोक सकते हैं। तो 153 का ऑप्शन ए बनेगा। 154 मैच द फॉलोइंग है। स्टैटिन कह रहा है, स्टैटिन जो होता है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। लाइपेज जो है वो रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स इन द लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट्स वगैरह। तो लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कपड़े साफ करने के लिए अगर ऑयल वगैरह हमको हटाना है तो उसके लिए हम लोग लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों में से ऑयल स्टेन्स को हटा दिया जाता है। इस हिसाब से हमारा क्या बन रहा है, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए बन रहा है। एक बार देखते हैं ऑप्शन में 154 का करेक्ट ऑप्शन जो जा रहा है वो जाएगा ऑप्शन 1C, 2D, 3B, 4A, ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन 155 स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कॉर्पस लुटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अगर कॉर्पस लुटियम जिंदा है तो वो डीजेनरेट नहीं हुआ है, वो एक्टिविटी बरकरार रखा हुआ है, तो उसमें से रिलीज होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइन को बचा कर रखेगा, प्रिवेंट करके रखेगा, वो शेड नहीं होने पाएगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अपने आप में ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 155 का ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 156 इन द पार्चुरेशन प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन। क्या नहीं होता बच्चे के डिलीवरी के समय? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, हाँ बिल्कुल होता है। रिलैक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नैरोइंग द पेल्विक कैविटी, नैरो नहीं करवाएगा, वाइड करवाएगा, ठीक है। अब ये कैसे करवाता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो उससे जो है जो गर्डल्स होते हैं, हिप गर्डल, वहां पर प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का कार्टिलेज, उसको रिलैक्स करवाएगा। तो जैसे रिलैक्स करवाएगा रिलैक्सिन हार्मोन तो कहीं ना कहीं पेल्विक कैविटी इंक्रीज होगी जिससे बच्चा बाहर आए। तो अपने आप में ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है और जब नॉट पूछ रहा है तो 156 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। बाकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ एक बार से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन इज स्टॉप, हाँ ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन जब रुकेगा तो उसके बाद फिर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाएगा। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, अपने आप में ये भी ट्रू ही है, तो 156 का ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन 157 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म का पूरा पाथवे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, वहां से बाहर वो निकलता है, सारे स्पर्म्स जब बाहर निकलते हैं तो ट्यूबुलाई रेक्टाई, उसके आगे रेटी टेस्टिस, उसके आगे वासा एफरेंशिया, उसके आगे इपीडिडाइमस, उसके बाद वास डिफरेंस, ऐसे करके पूरा पाथवे होता है। यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देन ट्यूबुलाई रेक्टाई तो डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, इफरेंट डक्ट्यूल्स और इपीडिडाइमस, ऑप्शन सी मेरा जो है करेक्ट जा रहा है। 157 का ऑप्शन सी होगा, इमीडिएटली मार्क कर देंगे। क्वेश्चन 158 which of the following contraceptive device is inserted by the doctor or trained nurse in the uterus through the vagina। अच्छा, खुद से जो है डायफ्राम, कॉन्डम और ये वॉल्ट वगैरह जो है बैरियर मेथड वो खुद से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जितनी भी आईयूडी है, जैसे कि कोई भी आईयूडी हो, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हो, हार्मोनल हो या किसी भी प्रकार की हो, कॉपर रिलीजिंग, तो वो जो है खुद से इंसर्ट नहीं हो सकता, डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स जो होते हैं वो करते हैं। तो 158 का ऑप्शन बी जाएगा, ये कॉपर टी, CUT। ये CUT क्या होता है? CUT एक प्रकार की कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। क्वेश्चन 159 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सहेली। सहेली एक ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको CDRI लखनऊ ने बनाया था और ये एक नॉन स्टेरॉइडल है। इट इज करेक्ट हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पर इट इज अ स्टेरॉइडल नहीं, ये बल्कि नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ CDRI पुणे, पुणे में तो है ही, पुणे से नहीं, लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ में है, वहां बना था। इट इज वंस अ वीक पिल विथ लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, लो नहीं बहुत ही हाई
हाई वैल्यू है इसकी। हाई वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर इसको इनटेक करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, उसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स इसके ज़्यादा है, ठीक है, अच्छी दवाई है ये। डी कह रहा है इट हैज़ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट्स इसके बहुत कम होते हैं, तो ये बात सही है। 159 का ऑप्शन डी बन जाएगा मेरे पास, बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, तो 159 का डी होगा करेक्ट। Question 160, which of the following serve as an important biofertilizer in paddy fields? Important biofertilizer in paddy field, तो बैसिलस जो है, बैसिलस थोरेंजिएंसिस बीटी, ये बीटी बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस, ये इसके जो बैक्टीरियल जो स्पोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर इंसेक्ट के लार्वा में, बटरफ्लाई का लार्वा कैटरपिलर, उसमें अगर चला जाए तो उसको वो इंसेक्ट को मार देगा। मुझे यहाँ पर क्या बताना है, बायोफर्टिलाइजर बताना है। जो बैसिलस बैक्टीरिया है वो एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक, वो नहीं बना। मिथानोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, तो ये भी नहीं बनेगा। राइजोबियम, ये राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन सवाल क्या पूछा है, पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, और राइजोबियम किसमें, लेग्यूम, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें, तो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर हमको ये राइजोबियम देखने को मिलेगा और पैडी फील्ड्स में हमको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। इस हिसाब से 160 का ऑप्शन करेक्ट सी है। 161, progestogens alone or in a combination with estrogen can be used as a contraceptive in the form of, अच्छा ये जितने भी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन या अकेला प्रोजेस्ट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है ओसीपी के लिए, पिल्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स के लिए, तो ऑप्शन 161 का ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। सिर्फ इम्प्लांट में नहीं होता, ना ही सिर्फ इंजेक्शन में होता है, ना ही सिर्फ पिल्स में होता है, तीनों ही जगह पर हमारा जो हार्मोन है वो सब सेम है, बस मोड ऑफ एक्शन भी सेम है, सिर्फ इनकी जो इफेक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। जैसे कि पिल्स की बात करते हैं, पिल्स रोज रोज खाना पड़ता है, इंजेक्शन जो होता है उसको 2-3 महीने में एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है, और इम्प्लांट जो होते हैं वो कुछ 6 महीने से साल भर, 2 साल तक के लिए काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर जो इफेक्टिविटी है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा है, बाकी मोड ऑफ एक्शन सेम है। 161 का ऑप्शन सी होगा। 162, प्राइमरी oocyte within the primary follicle is arrested at which stage of cell division? अच्छा, सेल डिवीजन की कौन से स्टेज पे प्राइमरी oocyte रुक जाता है? बच्चे का जो प्राइमरी oocyte, जब एक फीटस, फीमेल फीटस जब होती है ना, एक लड़की पैदा भी नहीं हुई रहती है, तो उसके ओवरी के अंदर सारा जो oocyte होता है सबके सब वो प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं, अपनी डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते मियोसिस की। तो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पर जाकर वो अटक जाते हैं, उनका स्टेज जो है अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन पे, तो डिप्लोटीन पे वो अरेस्ट हो जाएंगे, और यहीं पर जो है वो इसी को हम बोलते हैं डिक्टिएट oocyte, इसी समय इसको डिक्टिएट oocyte कह देते हैं। तो ये डिक्टिएट oocyte से लेकर जब बच्ची पैदा होती है तो उसके ओवरी के अंदर सिर्फ ये डिक्टिएट oocyte होता है, फिर उसके बाद प्यूबर्टी आती है, LH और FSH हार्मोन इंक्रीज होता है, और उससे उनका डिवीजन फिर वापस से रिज्यूम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और वो वापस से मियोसिस 2 पे, मेटाफेज 2 पे जाकर फिर से अरेस्ट हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन ए कह रहा है ना, ये किसके लिए कह रहा है पता है, ये सेकेंडरी oocyte के लिए कह रहा है, जो सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है, ऑप्शन ए मेटाफेज 2 मियोसिस पे। खैर हमारा 162 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है डिप्लोटीन डिक्टिएट पे। क्लियर। क्वेश्चन 163 कह रहा है मैच द माइक्रोबियल एंजाइम विद देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा एंजाइम है और उसका क्या फंक्शन है वो बताना है। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस आर यूज्ड टू क्लियर द बॉटल जूस, ये करेक्ट है। पेक्टिनेजेस आर यूज्ड टू राइपन फ्रूट्स आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल हम लोग राइप करने के लिए जो है फ्रूट्स को राइप करने के लिए, पकाने के लिए पेक्टिनेज एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लोग जो है इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, इथाइलिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हम लोगों को जो करेक्ट बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा 163 का ऑप्शन बी होगा, 1 and 2 ओनली, 3 जो है वो गलत है। क्वेश्चन 164 कह रहा है एनालाइज द स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब यहाँ नेचुरल मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्शन के हैं उसके ऊपर हम लोगों को बात करना है, स्टेटमेंट देखना है और क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इन्वॉल्व एब्स्टिनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to day 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कोई फीमेल है, उसका साइकिल अगर 28 डेज का मानकर चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि 28 डेज की साइकिल है, तो उसके पूरे साइकिल में 10 से लेकर के 17 डे 10 से डे 17 उसका फर्टाइल विंडो होगा। उस केस में अगर कहीं पर भी क्वाइटस होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना है तो डे 10 के पहले डे 17 के बाद जो है इनफर्टाइल विंडो होता है, उस केस में ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो गया। क्वाइटस इंटरप्टस प्रिवेंट्स इंसेमिनेशन बट नॉट ओव्यूलेशन।
मतलब क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, विड्रॉल मेथड भी इसको बोल देते हैं, कि जो है एक्चुअल इजैकुलेशन हो उसके पहले ही जो मेल पार्टनर है वो अपने पीनस को वेजाइना से विड्रॉ कर ले, इस बात को बोला जाता है क्वाइटस इंटरप्टस। तो वो इंसेमिनेशन को तो रोक देगा, बात सही है, बट नॉट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कैसे रोक पाएगा, एक तो ओवरी से निकल रहा है तो उसका कोई रोल है ही नहीं इसमें। तो खैर स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव फॉर अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन इफ द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग इंटेंसली। अच्छा, लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि क्या होता है कि जब एक मदर अपने बच्चे को, एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा आ चुका है, बच्चे को वो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, तो उसमें से रिलीज होता है माँ के अंदर, मदर के अंदर रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ये नेगेटिव फीडबैक देता है। प्रोलैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा मदर में, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को, और ये जो FSH होगा, ये FSH मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक के रखता है कुछ 2 महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, मतलब 1 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने तक भी हो सकता है। इसी बात को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, और वो भी एक प्रकार का इनफर्टाइल विंडो है जहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है इसलिए। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है दीज मेथड हैव हाई साइड इफेक्ट्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं उसका कोई हाई साइड इफेक्ट ही नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे नेचुरल मेथड हैं, इसमें हम हार्मोन के साथ किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, हैव हाई साइड इफेक्ट। अब हाई साइड इफेक्ट कैसे होगा, देखो हाई फेलियर रेट हो सकता है एंड 0 साइड इफेक्ट, इसका तो साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, इस सारे मेथड्स को इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट 0 है, तो ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट तो 0 है। हाँ, हाई फेलियर रेट है, इसके फेलियर रेट हाई हैं सबके, हाई फेलियर रेट, तो फेलियर रेट बहुत हाई हो जाता है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट 0 है। खैर इस हिसाब से मेरे पास 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही बन रहा है। करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो जाएगा 164 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 165 which of the microorganism was the source of very first antibiotic to be discovered? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे आया था, पेनिसिलिन आया था पेनिसिलियम नोटेटम से, सीधा सीधा मार्क करेंगे, 165 ऑप्शन ए बन जाएगा। 166 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी हमारे पास कौन सी है, एक है ये LNG-20, इसके अलावा कॉपर टी और मल्टीलोड 375, ये हमारी जो है कॉपर रिलीजिंग जो है आईयूडी होती है, ठीक है, ये कॉपर रिलीज करता है। लिपीज लूप हमारी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ये एक प्रकार की नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। LNG-20 हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 166 का ऑप्शन ए। LNG-20 और प्रोजेस्टा सर्ट ये दोनों ही जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी माना जाता है। 167 सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज FSH। डायरेक्टली मार्क करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने एंटीरियर रीजन से निकालता है गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH। LH एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे और FSH एक्ट करता है सर्टोलाई सेल्स पे। तो FSH जो है वो सर्टोली पे एक्ट करेगा और उससे फिर एंड्रोजेंस और बाइंडिंग प्रोटीन निकलवाएगा जिससे टेस्टोस्टेरोन को वो जो है कॉन्सेंट्रेट करेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर और उससे वो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट करवाता है। तो 167 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 168 पूछ रहा है चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, अब माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो इसमें एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, राइजोबियम है। लेडी बर्ड जो बीटल होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, तो इसलिए मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 168 का ऑप्शन ए बन जाएगा, लेडी बर्ड बीटल ये। और बाकी के जो राइजोबियम होता है वो हमारा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो है एसोसिएशन करता है और वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम ये दोनों के दोनों जो है वो फ्री लिविंग है, एरोबिक फ्री लिविंग माइक्रोब है, बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और मुझसे पूछ क्या रहा है, बायो फर्टिलाइजर। अच्छा ठीक है, ऑड वन पूछ रहा था, तो 168 का ऑप्शन ए होगा। 169 testes are extra abdominal in position, which of the following is the most appropriate reason? टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रोटम में इसलिए रखा जाता है जिससे कि टेम्परेचर का रेगुलेशन हो सके, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे ना तो फॉर्मेशन हो सकता है, ना डेवलपमेंट हो सकता है, ना मैच्योरेशन हो सकता है, ना स्टोरेज हो सकता है। इन सारे प्रोसेस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रोटम में रखा जाता है। और डायरेक्ट मार्क करेंगे, यही जो है एग्जैक्ट सही रीजन है 169 का डी। अब नैरो पेल्विस इन मेल्स ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर टेस्टिस ऐसा भी नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस, ये भी नहीं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, और ये स्पेशल प्रोटेक्शन तो नहीं और सेंसिटिव ही हो जाता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो 169 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 170 देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैलोपियन ट्यूब्स। तो इनफंडिबुलम पोजेसेस फिम्ब्रियाई, सही है अपने आप में। इनफंडिबुलम जो है उसके बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिम्ब्रियाई जो ओवरी के ऊपर अटैच रहता है और वो ओवुलेशन के टाइम पर एग को कलेक्ट करेगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड एम्प्यूला। नैरो नहीं, वाइड। जहां फर्टिलाइजेशन होती है वो एम्प्यूला बहुत वाइड होता है, ठीक है। इस्थमस जॉइंस द यूट्रस, सही है। इट इज लाइन विद सिलेटेड एपिथेलियम, सही है। तो हमारा 170 में इनकरेक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 170 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 171 इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड। तो ये जो बच्चे के अंदर जो उसके सिर पे जो बाल आते हैं वो आते हैं बाय द एंड ऑफ 5th मंथ, ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो यहाँ पर करेक्ट 171 का ऑप्शन बनेगा डी। जब बच्चा 5th मंथ में हो जाता है, 5 महीने का हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो तब जाकर उसके अंदर सिर पे बाल आ जाते हैं। और अगर बात करते हैं बाकी ऑप्शंस में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, 2nd मंथ जब एंड हो जाएगा तो उसके लिम्ब और डिजिट्स बनेंगे, लिम्ब एंड डिजिट्स ये बन जाते हैं। ड्यूरिंग द 3rd मंथ, तो 3rd मंथ जाते रहते इसका सारा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ये सब डेवलप हो जाते हैं। 171 का ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन 172 पिल्स इम्प्लांट एंड आईयूडी आर इफेक्टिव इफ टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस ड्यूरिंग इमरजेंसी। 172 का ऑप्शन बी बन जाएगा। 5 डेज, 30 डेज, 15 डेज बहुत लंबा टाइम हो गया, फिर उसके बाद तो फिर वो इमरजेंसी पिल्स भी काम नहीं आएंगे, फिर एमटीपी की तरफ जाना पड़ जाएगा। तो 72 आवर्स, 3 दिन इनिशियली जो 3 दिन होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं फॉर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्वेश्चन 173 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अच्छा, आईयूडी इसमें से कौन सा नहीं है? तो मल्टी लोड 3 प्रोजेस्टोजेन, हमारा इमीडिएट आंसर जा रहा है प्रोजेस्टोजेन। प्रोजेस्टोजेन क्या होता है? प्रोजेस्टोजेन एक प्रकार की ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, ओसीपी में पाया जाता है। मल्टी लोड 375 क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। प्रोजेस्टासर्ट ये कहाँ हो गया? हार्मोनल आईयूडी है। प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 ये हार्मोनल आईयूडी है। लिपीस लूप ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। क्लियर? 173 का ऑप्शन ए बनेगा। 174 द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अच्छा, स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए, टेल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो प्रोसेस का नाम है उसका नाम है स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं इसको। और स्पर्मिएशन क्या होता है? इट इज द लिबरेशन ऑफ स्पर्म हेड, लिबरेशन ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम सर्टोली। सर्टोली सेल्स के अंदर जब सर्टोली सेल्स के अंदर जब एक स्पर्म बन रहा होता है तो उसके हेड का बाहर निकलना ही स्पर्मिएशन कहलाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। वही जैसे मैंने बात करी थी कि जो सर्टोली सेल्स है, FSH हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और वहां से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करवाते हैं, जिसके बाद फिर ये जो है और साथ में स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी रिलीज करवाते हैं, जिससे कि जो एक स्पर्म होता है उसके अंदर टेल फॉर्मेशन होता है, स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और 1 गलत है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 174 का ऑप्शन सी जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। 175 ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर। डायरेक्ट मार्क करेंगे। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, लाइपेज और पेक्टिनेज भी नहीं, चीज और बटर भी नहीं, ठीक है। तो 175 का ऑप्शन सी, ब्रेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जब ब्रेड होगा तो उसके लिए हम बेकर्स ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, बियर होगा तो ब्रीवर्स इस्तेमाल यूज करेंगे, और वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई दोनों जगह होता है। क्वेश्चन 176 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग STI इज कॉज्ड बाय वायरस एंड नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। देखो, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस ये बैक्टीरिया से होता है। जेनिटल हर्पीज अकेला है, 176 का ऑप्शन सी बनेगा, जो वायरस से होता है। जेनिटल हर्पीज वायरस से होता है, इसका वायरस का नाम है HSV, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। गोनोरिया जिससे होता है उस बैक्टीरिया का नाम है नेज़रिया गोनोरिया, नेज़रिया गोनोरिया ये बैक्टीरिया। क्लेमाइडियासिस होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। और सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये अलग अलग बैक्टीरिया है जिनसे होता है। खैर, हमारे पास जो 176 का ऑप्शन सी बनेगा, जेनिटल हर्पीज HSV, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, इससे होता है। क्वेश्चन 177 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबलिंग ऑफ द ग्राफ। अच्छा, ठीक है, तो ये ग्राफ में जो है NCERT का डायग्राम है, ABCD यहाँ पर मेंशन कर रखा है, हमें बताना है A क्या है, B क्या है।
ए जो है सिंगल एक पीक आया हुआ है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हुआ, बी का पीक जो है वो 2 बार है तो इसलिए ये जो है हमारे पास ईस्ट्रोजन हो गया, बी ईस्ट्रोजन है, ए प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। तो ए जो है वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है, और बी क्या है, बी जो है ईस्ट्रोजन है, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्यों, क्योंकि 2 बार पीक आ रखा है इसलिए। सी जो है वो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकैन होता है, सी क्या है, कॉर्पस एल्बिकैन है, ये मरता हुआ कॉर्पस होगा तो कॉर्पस एल्बिकैन हो गया, ठीक है यहाँ पर। और डी जो है, डी का मेजर पीक दिखा रहा है तो ये एलएच हार्मोन है, और ई हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, ई जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है। अब ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ई हमारा कॉर्पस ल्यूटियम मैच कर रहा है, ठीक है, और बी जो है वो ईस्ट्रोजन मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो बनेगा वो 177 का ऑप्शन बी बनेगा। बाकी सारे ऑप्शन मिसमैच कर रहे हैं तो ऑप्शन 177 का बी बन जाएगा। 178 मैच द फॉलोइंग है। माइकोराइजा से, माइकोराइजा जो है वो फंगस है जो एसोसिएशन करता है प्लांट के साथ, हायर प्लांट्स के साथ, और फास्फोरस को फिक्स करता है। तो माइकोराइजा जो है फास्फोरस फिक्स करेगा। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी इससे कॉटन बनेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन जो है वो राइजोबियम करवाता है लेगुमिनस प्लांट्स में। बकुलो वायरस जो होता है वो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है। तो इस हिसाब से मेरे पास बन क्या रहा है, P4Q3R2S का 178 का ऑप्शन ए। 179 अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। अच्छा, मुझे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करवाना है तो उसके लिए मेरे पास बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, तो बकुलो वायरस जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक, लेकिन ये डिजीज नहीं रोक रहा है, ये इंसेक्ट्स को रोकता है, पेस्ट, इंसेक्ट को रोकेगा, स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पीशीज होती है उसको मारता है। तो ये आईपीएम में इंक्लूडेड है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये इंसेक्ट्स को, पेस्ट को मारता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी, इससे क्या बनता है, बीटी स्पीशीज बनती है। तो जितनी बीटी स्पीशीज होती है वो भी वही सेम पेस्ट को ही, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर है उसको मारेगा, डिजीज को नहीं मारेगा, ठीक है। डिजीज के लिए नहीं होता है, ये पेस्ट के लिए होता है। ग्लोमस जो है वो फंगस है, वो फास्फोरस को फिक्स करता है हायर प्लांट्स के अंदर। और ट्राइकोडर्मा जो है वो रूट इकोसिस्टम में होता है, प्लांट के रूट में होता है, और ये प्लांट पैथोजन पे अटैक करता है। प्लांट पैथोजन, जो प्लांट के पैथोजन है उसको मारता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट पैथोजन से प्रिवेंट करेगा, प्लांट को बचाएगा और उसको डिजीज से भी बचाएगा। तो 179 का करेक्ट ऑप्शन मेरे पास बनेगा डी। क्वेश्चन 180, एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। ये एमटीपी इंडिया में जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, और वो इंडिया में लीगलाइज हुआ था 1971 में। तो 180 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, और आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स करना और मैं वहां पर रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन में। थैंक यू वेरी मच।